नमस्कार फ्रेंड्स। बजट 2023 बहुत ऐसे चेंजेस नहीं हुए जो कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ प्रोसीजरियल और कुछ अमेंडमेंट, उन्हीं की बात करेंगे। बात हो रही है सबसे ज़्यादा न्यू रिजीम की। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, अब थोड़ा सा अकोमोडेट कीजिएगा, कार से बना रहा हूँ। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि न्यू रिजीम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। गवर्नमेंट के पास जो पिछला डेटा है उसमें केवल अप्रोक्स 5 लाख लोगों ने न्यू रिजीम, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जो कमेंट है कि हाउ टू चेंज रिजीम, मोस्टली लोगों, मेरे ख्याल से 98% लोगों ने ये पूछा है कि न्यू रिजीम मैंने गलती से ऑप्ट कर लिया, अब मैं ओल्ड रिजीम में कैसे आ सकता हूँ। तो मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और जब पोस्ट बजट सेशन था उसके बाद भी हमारी एफएम ने बताया कि दे आर प्लानिंग, क्वेश्चन था एक रिपोर्टर का कि क्या हम ये समझे ये ओल्ड रिजीम एरा का एंड है, तो उन्होंने समहाउ हिंट दिया कि मान के चलिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि परचेजिंग पावर ज़्यादा रहे, कंट्री में फ्लो हो, इकोनॉमी के लिए रफ्तार मिले। तो जो डिडक्शन बेस्ड है, जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है, वो मार्केट में सर्कुलेट हो। तो न्यू रिजीम के अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए, काफ़ी बेनिफिट भी दिया गया, और मैं इसका एनालिसिस बाद में मेरे बजट सेशंस के बाद में, आज भी 2 बजट सेशन पे जा रहा हूँ, उनमें डिस्कस भी करूँगा। अब बात करते हैं न्यू रिजीम के अंदर। स्लेब रेट आपको पता लगा होगा, 3 लाख तक, और फिर 3 से 3 का फ्लो करते हुए 15 लाख तक है। 25% वाली स्लेब जो है वो हटा दी गई है। मेरे पास उसका स्नैपशॉट भी है। तो और 15 लाख के अबोव 30% टैक्स रखा है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पहले नहीं थी, कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो अदर सोर्सेज की अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम में जो फैमिली पेंशन पे जो डिडक्शन मिलती है वो अलाउड किया गया है। साथ ही साथ कोई अग्निवीर जो नई एक स्कीम लेके आए हैं, अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर आप पैसा देते हैं तो वो डिडक्शन भी अलाउड होगा। आगे चलते हैं कि क्या ये ऑप्ट आउट किया जा सकता है। जी आप समझिए, बिजनेस जिनकी इनकम है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो न्यू रिजीम में रहेंगे, सबके सब, ये बोला गया है। पर ओल्ड जो अगर किसी ने ऑप्ट किया है न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम वो एक बार बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इनका ऑप्शन उनको आईटीआर में बताना रहेगा। अगर चेंज किया, न्यू टैक्स रिजीम किया, तो ऑप्ट आउट कर लिया, तो एक बार ये ऑप्शन मिलेगा बिजनेस असेसी को। अदर देन बिजनेस असेसी है वो ये ऑप्शन हर साल ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट चेंजेस क्या हुआ। एक इम्पोर्टेंट चेंजेस ये हुआ कि जो सरचार्ज है वो न्यू रिजीम में, जो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 5 करोड़ से ऊपर है टैक्सेबल। पहले ये 37% जो सरचार्ज था 25% रिड्यूस कर दिया है। मैंने कल 6 करोड़ पे कैलकुलेशन की थी। 6 करोड़ की कैलकुलेशन में मेरे को टेंटेटिवली ये समझ में आया कि 50 लाख के अप्रोक्स फ़ायदा होता है टैक्स में, आप समझिएगा। क्योंकि पहले ये रेट समवेयर अराउंड 42 पॉइंट समथिंग होती थी सरचार्ज के साथ में, सेस के साथ में 30%। अब ये 25% होने के कारण 39% समवेयर आ जाएगी। तो ये एक मेजर चेंजेस है जो हमें सबको समझना है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट न्यू रिजीम में बात हुई कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। 7 लाख तक टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगना है। कोई इस पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिबेट मिलेगा 87A का रिबेट जो 7 लाख तक रहेगा। पहले जैसे कि हम देखते थे 5 लाख तक नहीं लगता था, 2.5 लाख तक एग्जाम था, 2.5 लाख का रिबेट मिल जाता था, 12,500 का। अब 7 लाख तक ऐसा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक माइक्रो स्मॉल कंपनीज़ की, नोट कंपनीज, इवन एवरी एंटिटी जो माइक्रो स्मॉल है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे जो क्राइटेरिया है उनके बेसिस पे उनको एक पेमेंट के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो गवर्नमेंट ने अब प्रोविज़न बना दिया कि पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन अलाउड होगी। कहने का मतलब है, अगर देखो दो सिस्टम होते हैं, एक्रूअल और दूसरा सिस्टम होता है कैश बेसिस। नॉर्मली हम जब परचेज करते हैं तो एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ले लेते हैं। तो ये एक्रूअल बेसिस की आप देख सकते हैं सेक्शन 15, मैंने काफ़ी सेशन डिलीवर किए एमएसएमई पे। सेक्शन 15 ये बोलता है कि 45 डेज़ के अंदर एमएसएमई को पेमेंट हो जाना चाहिए, या अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन अपॉइंटेड डेट से हो जाना चाहिए। अगर यहाँ के अंदर होता है तो एक्रूअल बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी।
राइट। आपका परचेज बिल आया, आपने बुक किया, डिडक्शन ले लो परचेज की। अगर आपने इन टाइम लिमिट्स के अंदर बुक नहीं किया तो आप मान के चलिए आप कैश पेमेंट के बेसिस पे ही डिडक्शन ले सकते हैं परचेज की, जो भी आपने परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए। एग्जांपल लेट्स अज्यूम, अगर आपने फरवरी में परचेज किया कोई आइटम और उसका पेमेंट 45 दिन के अंदर नहीं किया तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगी। 43B का एक रिस्ट्रिक्शन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक 43BH करके एक नया फ्लोट किया है सब सेक्शन, वो बोलेगा कि आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, अगर आप पेमेंट कर, लेट्स अज्यूम आप नॉन ऑडिटी एसएससी हैं और 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, अगर आपने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपको नेक्स्ट ईयर के 31 जुलाई तक पेमेंट करना रहेगा। अगर आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नहीं करते तो जो आपने परचेज की डिडक्शन ली है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंजेस था। अब बात आती है कि मैं केवल इम्पोर्टेंट जनरल जो हमारे चेंजेस हुए उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए एक हुआ कि उनको जो स्टार्टअप के लिए कैरिंग फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस का जो 7 साल था 10 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक और जो चेंजेस बात करते हैं वो है इम्पोर्टेंट 44AD 44ADA का। 44AD की आप समझ सकते हैं लिमिट थी 2 करोड़, अब वो इन्होंने बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया, पर उस पर एक कंडीशन रख दिया गया है कि कैश पेमेंट जो कैश ग्रोस 44AD में ग्रोस टर्नओवर और रिसिप्ट बोला गया है वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए, जो आपको मिलता है तो वो कैश में नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपको अगर सपोज करो आपने नॉन अकाउंट पे ही चेक, नॉन अकाउंट पे ही डीडी, अगर ऐसा भी कोई आपका रिसिप्ट में आता है तो आप मान के चलिए वो भी कैश समझा जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ये लिमिट 3 करोड़ हो गई है। और 44ADA जो हम प्रोफेशनल की बात करते हैं उनके लिए पहले लिमिट 50 लाख थी, अब ये लिमिट बढ़ा के 75 लाख कर दी गई है। दोनों में कंडीशन वही है, मतलब 95% नॉन कैश आइटम होना चाहिए, मतलब 5% से ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ ग्रोस रिसिप्ट यूज़ किया गया है, पहले टर्नओवर यूज़ किया गया था, राइट। अब बात आती है कि एक हम नॉन रेजिडेंट को जब गिफ्ट करते थे 50,000 से ऊपर तो उसको इनकम माना जाता था नॉन रेजिडेंट की। अब इसमें एक कैटेगरी और ऐड कर दी गई है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, चाहे वो रिलेटिव में भी हो, समझ रहे हैं आप। अब बात आता है 54F का। 54F में आप समझते हैं कि अगर हम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो हम नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, राइट। तो वो 54 में और 54F में कोई भी लॉन्ग टर्म असेट आपने बेची और आपने हाउस प्रॉपर्टी ले लिया तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो वो 54F में, राइट। अब क्या होता था, हाई नेटवर्थ वाले जो पर्सन है वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे, ज़्यादा प्रॉपर्टी बेचा और परचेज भी कर लिया क्योंकि वो ये कर सकते थे। अब ये लिमिट जो है वो लिमिट कर दी गई है 10 करोड़ तक, राइट। तो 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, लेट्स अज्यूम आपने 20 करोड़ का आपका कैपिटल गेन आ रहा है और अब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि 20 करोड़ का इन्वेस्ट कर देते हैं और फ़ायदा हो जाएगा, पर अब ये लिमिट केवल 20 करोड़ का करते भी हैं तो 10 करोड़ तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। अब बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके कल शेयर भी डाउन थे। पहले क्या था, मैंने मेरे पहले वाले यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं, पहले भी लिंक मैं देखता हूँ, पॉसिबल रहा तो लिंक लगाऊंगा यहाँ पे, कि 2.5 लाख तक अगर आप प्रीमियम देते हैं एक पॉलिसी या इन एग्रीगेट यूलिप के अंदर, तो वो आपका 2.5 लाख से ज़्यादा का जो पॉलिसीज़ रहेगी वो टैक्सेबल होगी। परंतु इसके अंदर नॉन यूलिप कैटेगरी कवर नहीं थी, अब इन्होंने वो कैटेगरी भी कवर कर दी है, पर इसकी लिमिट रखी है 5 लाख। अगर एनुअल प्रीमियम आपका इन एग्रीगेट या इनकर 5 लाख है तो वो आप मान के चलिएगा रिसिप्ट है वो टैक्सेबल होगी ही होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे, मैं अपडेट करता रहूँगा डिटेल में भी हर एक को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप इन टच।